वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी सुबह प्यारे प्यारे से चेहरे देख के मजीद बेहतर हो गई होगी। सकाफत किसी भी माशरे की पहचान होती है और उसकी अक्कासी करती है। और जब बात करें पाकिस्तान की तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि जिस तरीके से उसने हमें 4 मौसम अता किए, वैसे ही सिंध तक गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत ही डाइवर्सिटी वाली बेल्ट भी अता की है। और जब इसमें इम्तिजाज हो जाता है लोक गायकी का और फोक म्यूजिक का, तो फिर तो 4 चांद ही लग जाते हैं हमारे इस पूरे खित्ते को। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में ही उस तमाम फोक म्यूजिक के अंदर से 2 रंग मौजूद हैं, एक रबाब साज और एक तबला नवाज। अदनान हैदर साहब, अदनान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान भाई के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये NCA से ग्रेजुएट भी हैं और इन्होंने बाकायदा स्टडी करके इसकी तरफ आए हैं। और जब सजावल खान साहब की तरफ आते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था पहले तबला में। हमें ये बहुत कम लोगों को पता है कि आर्ट में पाकिस्तान की कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो आर्ट की कंट्रीब्यूशन की जब बात की जाए तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 24 घंटे तबला बजाने का। तो जनाब ने 26 घंटे तबला बजा के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज दिन तक इन्हीं के पास वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आप लोग तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं अदनान भाई आपकी तरफ आऊँगा आपसे। रबाब है क्या, कहाँ से आया, ये तो कुछ समझाएं हमें कि इतना खूबसूरत ये इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने। रबाब बेसिकली ये बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट है, 2-3 हज़ार साल पुराना। मतलब पहले इसको सरोद कहा जाता था, सरोद से फिर नाम कन्वर्ट होके रबाब पे आ गया। तो पहले बिल्कुल वो छोटे से एक लकड़ी पे तारे लगा के वो एक चारवाहा प्ले करता था। उससे होते होते अभी मॉडिफिकेशन फॉर्म में आ गया जिसमें हम डिज़ाइन के एलिमेंट्स भी लगाते हैं और खूबसूरत प्ले होता है। ये बिल्कुल हमारे सेंट्रल एशिया का इंस्ट्रूमेंट है। सही। तो अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये गलत फहमी पाई जाती है कि ये शायद अफगानिस्तान से आया है या उस तरफ से आया है और पश्तो कल्चर में वहाँ से आया और फिर वहाँ से हम सबसे इंट्रोड्यूस हुआ। बिल्कुल, ये एक बेल्ट है जो सेंट्रल एशिया, इसी में ये पहले आ गया है, लेकिन पठानों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर हमने अडॉप्ट किए। मतलब अभी तो और भी लोग प्ले कर रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट है जापानीज़, चाइनीज़, उन तक भी पहुँच गया है, वो भी प्ले कर रहे हैं। लेकिन पठान ज़्यादातर इसमें एफिलिएशन पठानों की बहुत ज़्यादा है इसके साथ। लेकिन इसको टच हर किसी को करता है, मतलब जो भी सुनता है वो लाइक करता है, पसंद करता है और वो प्ले भी करता है, सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन प्ले करने में ज़्यादातर पठानों से और भी लोग हैं। ज़्यादातर लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? बहुत काम है, बहुत सूदिंग है, इसलिए ज़्यादा लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। बिल्कुल, तो ज़्यादातर नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है तो इसलिए कानों पे वो बोझ नहीं कर पड़ता ना। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार हो गया या कोई और है, वो मुख्तलिफ उसके साथ मतलब साउंड के साथ रिएक्शन करके तो कानों को कभी कभी अजीब, मुझे खुद भी अजीब लगता है। लेकिन रुबाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो अभी तक मुझे अच्छा नहीं आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको ये शौक कहाँ से हुआ? मज़ार में सुना था पहले। अच्छा। कराचीनार में जो हमारे मज़ारों में प्ले होता है, दरबारों में, तो वहाँ से शौक हो गया बहुत बचपन से। फिर बस एक उस्ताद के पास जाता रहता था, उधर से मैंने सीख लिया। तो फैमिली में पहले कोई भी नहीं? तो फिर तो आपको बड़ा कुछ फेस करने को मिला होगा। फैमिली में हमारे तो यही होता है कि छोटे बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो और मतलब हमसे दूर रखा जाता था इसको। लेकिन बस उस्ताद के पास जाता था चुपके से 2-3 साल तक। अच्छा, चुपके जाते रहे आप उस्ताद के पास? तो फिर फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया, जरा कुछ बताएं। 3 साल तक तो चुपके से प्ले करता था। 3 साल के बाद एक दफ़ा घर लेके आया था तो अम्मी के सामने प्ले किया। उसने पहले तो डांटा, फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, अभी तो अच्छा प्ले कर रहे हैं आप। उसके बाद अबू को पता चला, फिर माशरे में बस अभी सही है। अभी सही है, बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। नहीं माशाल्लाह से आप 2-3 चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और सेट डिज़ाइनिंग में भी ग्रेजुएट हैं आप। नहीं, एक और चीज़ आप भूल रहे हैं, स्कल्पचर। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे बनाते हैं। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स में करता रहता हूँ, स्कल्पचर की भी और इंटीरियर की भी। तो आर्ट की तरफ से शुरू से ध्यान था और पढ़ाई भी उसी में की, ये नहीं कि कुछ और पढ़ के इसमें आ गए? शौक बचपन से था। उस टाइम मतलब 6-7 क्लास में मुझे ये नहीं था पता कि ये एक प्रॉपर फील्ड है। सही। उस टाइम पे ये था कि छत पे बैठ के पहाड़ों को ड्रॉ करता था और स्कल्पचर बनाता था मिट्टी से। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं था पता। फिर मैट्रिक में मुझे पता चला कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट होता है इसका। फिर उसके लिए जदोजहद की, NCA गया, विज़िट किया।
उसके बाद फैमिली को मनाया, फिर उसके बाद एडमिशन होगी। तो हाँ, क्योंकि पठानों में तो इस चीज़ का रिवाज नहीं है कि वो आर्टिस्ट इस फील्ड की तरफ जाएं। हाँ, तो पहले म्यूज़िक का शौक़ था, म्यूज़िक के साथ साथ फिर मैंने कह दिया कि चलो ठीक है म्यूज़िक, क्योंकि घर में इस तरह अलाउ नहीं करता था प्रॉपर म्यूज़िक की तरफ, लेकिन फिर मैंने आर्ट का वो सहारा लिया, आर्ट का सहारा लेके और फिर म्यूजिक के दो इस तरफ आ गए, दोनों को साथ साथ। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छा, एक चीज़ हम सुनते हैं कि सिंध में खास तौर पर जब हम चले जाएं तो वहाँ पर धूम चढ़क रहा या दमादम मस्त अंदर लग जाए तो अंदर करंट आ जाता है। पठानों का बड़ा इसके साथ लगाव है, बड़ी मोहब्बत है कि जहाँ पर भी बज रहा हो वहाँ पर अतन शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस जुड़ी हुई चीज़ है रूह के साथ और साथ में कल्चर के साथ, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को। अच्छा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से हम खूबसूरती के साथ आए थे और सजावल भाई ने भी आपका साथ दिया था, सजावल भाई की तरफ भी आते हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ ज़रा बिस्मिल्लाह। ये पश्तो का कलाम है, कलाम में प्ले कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर सेगमेंट पर्सनल ग्रूमिंग। व्यूअर्स, आप इंजॉय कर रहे होंगे ऑब्वियसली, और बड़े अच्छी हमने टिप्स आपको दी हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट प्रोसीजर्स दिखाए हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो कि एक फ़ीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम आता है, हेयर स्ट्रेटनिंग के जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड। अब प्रॉब्लम ये है कि हेयर स्ट्रेटनिंग किस लिए की जाए और किन लोगों को ज़रूरत होती है, और हेयर स्ट्रेटनिंग के कौन कौन से मेथड हैं, हमने उस हवाले से आज बात करनी है। अक्सर फ़ीमेल को शौक़ होता है डेली आयरन करने का, ठीक है, स्कूल जाना है। स्कूल की तो खैर बच्चियाँ इतना नहीं इस चीज़ पे ज़्यादा बॉदर नहीं करती, छोटी बच्चियाँ तो खैर बिल्कुल नहीं करती, बड़ी गर्ल्स जैसे 9th 10th की हैं उनको थोड़ा सा शौक़ होता है तो वो थोड़ा बहुत आयरन के चक्कर में पड़ती हैं, बट स्टिल पेरेंट्स उनको उस एज में ज़रा इतना अलाउ नहीं करते। बट कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो गई या ऑफिस के जॉब करने वाले हैं या इवन टीचर्स हैं, कोई भी प्रोफेशन से आप हैं, तो अक्सर लोगों को होता है कि हम स्ट्रेट कर लें जल्दी जल्दी से बालों को, ठीक है, और ऑब्वियसली जब स्ट्रेट और मैनेजेबल हेयर होते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि स्ट्रेटनिंग डेली करने से क्या इसके नुकसानात हैं, और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है और बहुत ज़्यादा आपके अनमैनेजेबल हेयर हैं, बहुत रफ़ और ड्राई लुक दे रहे हैं, तो उस पर डेली आयरन करना बेटर है या उसमें कोई अच्छा प्रोसीजर जो कि सैलून में अवेलेबल हैं वो फॉलो करना बेटर है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि स्ट्रेटनिंग के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और आयरन तो डेली मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि डेली जब आयरन आप करते हैं तो आपके जो एंड्स होते हैं बालों के, ये एंड्स आपके स्प्लिट कर जाते हैं, ड्राई होने से डैमेज होते हैं, और आपको कुछ अर्सा रेगुलर आयरन करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा जली हुई लुक देते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि डेली आयरन इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल।
प्लस ये कि अगर आपने करना है ओकेजनली करें, बट हीट प्रोटेक्शन सीरम यूज़ ज़रूर करें। उससे ये कि आपके बाल थोड़े से बच जाएंगे। एंड जब भी आप वॉश करें तो उससे पहले ऑयलिंग करें एंड कंडीशनिंग अच्छी तरह से करके नॉर्मल पानी से आप सर धोएं तो आपके बाल थोड़े मेंटेन भी रहेंगे आपके। अब ये तो हो गया, अब टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग है, अकॉर्डिंग टू ओकेजन आपने थोड़ी बहुत स्ट्रेटनिंग कर ली। परमानेंट स्ट्रेटनिंग के हवाले से मैं आपको बता रही थी कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग जब आप करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसमें हम एक करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट, एक करते हैं रिबॉन्डिंग, और एक हमारी होती है एक्सटेंसो ट्रीटमेंट। और अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम केराटिन कराएं, रिबॉन्डिंग कराएं या एक्सटेंसो कराएं, उसमें हमारे लिए क्या बेटर है। तो उसमें सबसे पहले एक तो कॉमन जो सबसे पहला एक आंसर उसका वो ये है कि अगर आपके वर्जिन हेयर हैं यानी कि कलर ट्रीटेड नहीं है और एक्स्ट्रा फ्रिज और बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं तो देन जस्ट गो फॉर रिबॉन्डिंग स्ट्रेट अवे, कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिबॉन्डिंग ही बेस्ट ऑप्शन होगा फॉर द लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। लंबे अरसे के लिए आपके बाल स्ट्रेट भी रहेंगे, मैनेजेबल भी रहेंगे और शाइनिंग भी रहेंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 1 ईयर तो आपका आराम से गुजर जाता है। फिर आपके जब रूट्स में हेयर ग्रो होते हैं, क्योंकि नेचुरली कर्ली हैं आपके बाल, तो डेफिनेटली जब रूट्स ग्रो करेंगे तो वो कर्ली ही आएंगे। तो आपने उसको दोबारा से रीटच भी करा सकते हैं। अगर आपके नीचे वाले बाल स्ट्रेट हैं तो उसको आप थोड़ा बहुत रीटच करवा लें और न्यू जो ग्रोथ हो रही है उसको आप प्रॉपरली रिबॉन्डिंग करवा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसो ट्रीटमेंट। एक्सटेंसो में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। हम चाहे तो केराटिन वाली लुक भी उसमें दे सकते हैं और परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाली लुक भी दे सकते हैं। बट उसमें ये है हमारे पास कि एक्सटेंसो करवाने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा डेड स्ट्रेट नहीं होते जैसे कि रिबॉन्डिंग में होते हैं। रिबॉन्डिंग में ये होता है कि आपका बाल बिल्कुल डेड हो जाता है, उसके बाद आपको उसमें कर्ल्स या कोई स्टाइलिंग करनी है तो थोड़ी सी उसमें मुश्किल होती है। बट एक्सटेंसो वाले बाल में आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो भी मुश्किल नहीं होता। तो एक्सटेंसो जो है वो कलर ट्रीटेड बालों पे भी हो सकती है और वर्जिन हेयर पे भी हो सकती है और जिनके ज़्यादा ड्राई डैमेज बाल होते हैं उनके ऊपर भी हो सकती है। और बट उसमें टाइमिंग्स का होता है सारा इशू। तो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो तो आप सैलून पे जाके आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि आपको क्या करवाना है। प्लस ये कि आपके बालों की हिस्ट्री आपसे बेहतर किसी को पता नहीं है, क्योंकि अगर आपने बालों पे कुछ किया हुआ है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप कभी भी अपने ब्यूटिशियन से छुपाएं नहीं। आप छुपाएं नहीं, आप उनको सच बताएं, उनको बताएं कि आपके जो है बालों पे क्या क्या कलर हुआ है, क्या ट्रीटमेंट्स हुए हैं। क्योंकि अगर आप जब बताएंगे नहीं तो वो आपको मे बी कोई ऐसा केमिकल लगा दें जो कि आपके लिए बाद में हार्मफुल हो। तो सब कसूर सैलून का नहीं होता, कई दफ़ा आपके एंड पे भी होता है। कई लोगों ने मेहंदी लगाई होती है, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा डाई यूज़ किए होते हैं, बट वो सैलून पे बताते नहीं हैं जाके। तो ये प्लीज़ ये आपने नहीं करना, आपने बताना ज़रूर है। फिर आ जाती है एक केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट में अक्सर लोगों को होता है कि शायद ये हमें करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। तो उसमें ये है कि जिसके बाल बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हैं, बहुत डैमेज हेयर हैं और उनके मैनेज नहीं हो रहे, तो केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो आपके बालों को रिपेयर भी करती है और थोड़ा मैनेजेबल भी बना देती है। और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ना रिबॉन्डिंग का ना एक्सटेंसो का, बट उनको स्टिल स्ट्रेट लुक पसंद है, तो देन जस्ट गो फॉर केराटिन ट्रीटमेंट। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करती और ना ही वो डेड स्ट्रेट करती है। वो बालों को थोड़ी सी आप समझ लें कि फ्रिज ख़त्म करती है और थोड़ा सा आपके बालों में शाइन आ जाता है, अच्छे हो जाते हैं। बट विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे से आप वॉश करते जाते हैं बालों को, तो केराटिन आपकी वॉश आउट होती रहती है। ये तो हमने आपको डिफरेंस बताए स्ट्रेटनिंग्स के, कि टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग कौन सी होती है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग कौन सी होती है और सेमी परमानेंट कौन सी होती है। लेकिन आपने जब भी कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करानी है, आपने हमेशा आपने जो होम केयर होती है वो आपने ज़रूर करनी है। आपने शैम्पू जो है आपने बालों की टेक्सचर के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। आपने कभी भी ऐसा शैम्पू यूज़ नहीं करना जो कि आपके बालों के लिए हार्श हो और उसमें ऐसे केमिकल्स हों जो कि आपके बालों को मज़ीद रफ़ करें। और टेक्सचर आपके बालों को आपको बेटर पता है या आप अपने ब्यूटिशियन से पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल शैम्पू है। और उसके बाद कंडीशनिंग भी आप लाजमी करें एंड ऑयलिंग भी आप ज़रूर किया करें। आप कितने भी बिज़ी हैं, अगर आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखेंगे, आपके
बाल आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और ऑब्वियसली डाई करने को भी दिल होता है इंसान का, और स्ट्रेटनिंग, स्टाइलिंग, सब चीज़ें हमने करनी है डेफिनेटली। अगेन मैं कहूँगी औरतों के लिए बनी है तो हमने करनी तो है, हमने फ़ैशन तो करना है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है जब फ़ैशन करेंगे तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने केयर ज़रूर करनी है, और कंटिन्यूस केयर है। एक दिन की केयर नहीं है कि आप एक दफ़ा कर लेंगे तो साल आप भूल जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कंटिन्यूटी में करना है। और अगर आपकी हीट का आपके बालों पे एक्सपोज ज़्यादा है, हीट का ज़्यादा यूज़, यानी कि आयरन, स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप ट्रीटमेंट्स ज़रूर लेते रहा करें, जो कि कुछ सैलून्स पे भी अवेलेबल होती हैं। प्लस अगेन मैं ये कहूँगी कि सीरम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो यूज़ करें ताकि आपके बाल मेंटेन रहें। एंड सबसे अबव जो एक चीज़ आती है वो है आपकी डाइट और आपकी हेल्थ बहुत बेस्ट होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके बालों के इश्यूज़ जो हैं वो आपकी हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। कई दफ़ा बाल गिरते भी इसी वजह से हैं, और कुछ को कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपके बालों की और आपकी इंटरनल हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए, और उसमें कोई इश्यूज़ हैं तो उसके बाद फिर आप जाके जो आउटर केयर है वो आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये स्ट्रेटनिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। आई होप कि आपको इसको अंडरस्टैंड कर किया होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आपने या आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी ने भी सैलून पे जाके कुछ करवाना है तो डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस पता होगा, और आप जाके उनको बता सकते हैं। एंड प्लस ये कि आप ज़रूर अपनी हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करें। इवन आपसे कोई ख़ुद भी गलती हुई है या किसी सैलून से कोई गलती हुई है तो आप क्लियर कट आप अपने ब्यूटिशियन को बताएं, अदरवाइज़ नुकसान आपका होगा। क्योंकि जब भी किसी आप नए सैलून पे या किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर उनको नहीं पता कि आपके बालों पे क्या क्या केमिकल्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुई हैं, तो मे भी कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन सके। क्योंकि बाल तो आपके हैं, किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा आएंगे और किसी नई टॉपिक के साथ आपको कुछ अवेयरनेस देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी। वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं सजावल भाई की तरफ। आप मुझे बताएं कि फोक म्यूज़िक में तबले को कहा जाता है कि तबला सबका मास्टर है, क्यों? बड़ी अजीब सा सवाल है कि मेरे दिमाग में आया। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने मुझे शो में मुद्दा किया। बताता जाऊँ कि सिर्फ तबला फोक में नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी कैटेगरी का म्यूज़िक हो, तबला उसमें बड़ा मेन रोल रखता है। आप सितार देख लें, सितार और तबले का ऐसा जोड़ है कि कहा जाता है कि हज़रत अमीर खुसरो ने तबला बनाया ही सितार के लिए। ठीक। मैंने कुछ उस्तादों से ये भी सुना, क्योंकि जब पखावज का दौर था, सितार क्योंकि बड़ा ही नाजुक मिजाज साज है, उसकी थोड़ी सी आवाज़ होती है, और जो पखावज है उसका साउंड बड़ा गंभीर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि सितार के साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो इसकी तरह नफीस हो, सितार की तरह। उन्होंने क्या किया, अमीर खुसरो जी ने पखावज को काट के, पहले जैसे ढोलक होती है पखावज, उसको काट के उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया इसको, और इसका बड़ा खूबसूरत साउंड बना जैसे सितार का था। वायलिन देख लें और क्लासिकल गाना देख लें, गज़ल देख लें, मतलब किसी कैटेगरी में आप चले जाएं तो तबला उसमें मर्ज हो जाता है। अच्छा, फोक म्यूजिक असल में है क्या? बहुत सारे म्यूजिक को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, या फोक म्यूजिक से ही हर म्यूजिक निकला है? जो एक्चुअली बात है कि फोक म्यूजिक से ही सारे म्यूजिक निकले हैं। फोक का मतलब है कि ट्रेडिशन, जहाँ आप रहते हैं, आपकी सकाफत है, वो उस लोगों का खास म्यूजिक है, वो फोक म्यूजिक होता है। ठीक है, क्लासिकल तो पूरा वर्ल्ड गा रहा है। लेकिन और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आर्ट की कंट्रीब्यूशन की मैंने बात की थी, आपका बहुत बड़ा आर्ट में कंट्रीब्यूशन, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में जिस तरीके से हमारे उस्ताद और जिस तरीके से घराने चले आ रहे थे, उनकी एक अपनी कंट्रीब्यूशन है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने जिस तरीके से, ज़रा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो कुछ बताया। जी, मेरी हमेशा से जब कोशिश थी, जब मैंने शुरू किया तबला, और मेरे जहन में एक बात थी कि जब तक जैसे आप कुछ लहदा नहीं करते, आपका नाम नहीं हो सकता। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं कुछ लहदा नजर आऊँ। जैसे दरख्त के ऊपर हरे पत्ते लगे हुए, वो सारे के सारे मतलब हरे ही लगे हुए, हाँ। लेकिन अगर उसमें कोई पीला या सुर्ख या कुछ और रंग हो तो प्रोमिनेंट होगा। हाँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा, और होता भी ऐसे ही, जब कोई आर्टिस्ट थोड़ा अलग काम करता है तो फिर उसका नाम होता है। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली ट्रेडिशन है आपकी? फैमिली में भी कोई और मौजूद है? मेरे नाना जी खुर्शीद खान साहब, वो क्लासिकल गाते भी थे, संगीत भी बजाते थे। तो वही आपके उस्ताद हैं, उन्हीं से सीखा आपने? मेरे उस्ताद तारिक खान साहब हैं, और मेरी खुशकिस्मती के पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बड़े तबला नवाज उस्ताद तारिक खान साहब मेरे उस्ताद हैं।
ठीक। अच्छा, ये उस्ताद का जहाँ पर जिक्र आया, ठीक है जी। आपने भी अपने कानों को हाथ लगाया, जो हम एहतराम जी देखते हैं उस्ताद का म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, वो हमने और किधर उस्ताद का नहीं देखा। होता है उस्ताद का एक मकाम है जो उसको रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है कि घुटनों को हाथ लगाना, उनका नाम भी लेना, उस्ताद साथ कहना। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने भी दुनिया की काफ़ी फील्ड देखी, लेकिन ऐसा अदब मैंने और ऐसा उस्ताद का मेयार मैंने जैसा म्यूज़िक में देखा ऐसा कहीं नहीं देखा। झुकना वो सबसे पहले सिखाते हैं। अगर उस्ताद शागिर्द के अंदर अकड़ है या कुछ उसके अंदर मैं है तो वो क्या करेगा, झुकेगा नहीं। तो सबसे पहले उस्ताद क्या करता है, उसको झुकना सिखाता है। सबसे पहले शागिर्द जाके उसके घुटनों को छूता है, झुकता है, इसका मतलब ये है तो वो उसको आजिज़ सिखाता है, उनकी सारी सिखाता है। जब आप आजिज़ हो जाते हैं तो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। मैंने स्टार्ट में बात की अपनी सकाफत से रिलेटेड, और हमारी खूबसूरत सकाफत है जिसकी डाइवर्सिटी सिंध से गिलगित बल्तिस्तान तक है। आपके एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने सुनी थी, तो मेरी फरमाइश है कि आप ये तमाम सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, ये जो बेल्ट है इसमें किस किस तरीके से तबला बजाया जाता है वो तो ज़रा पेश करें। ये हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो मैं पेश करता हूँ। ये मेरा आइटम नहीं है बल्कि मेरे उस्ताद तारिक खान साहब का आइटम है, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है वो रिदम तो वही होता है, तबला भी वही इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब ये दूसरे सूबे में जाता है तो उसका स्टाइल कैसे हो जाता है। मैं अपने नाज़रीन को बोलूँगा आइए पाकिस्तान की सैर करते हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले पंजाब का रिदम आपके सामने पेश करूँगा, उसके बाद सरहद का, फिर बलोचिस्तान, फिर आखिर में सिंध। इसके बाद सरहद। वाह, बलोचिस्तान। आखिर में सिंध।
बहुत खूबसूरत है। क्या आपने बजाया, इसके बाद तो बातें खत्म हो गई, कुछ कहने के काबिल ही नहीं हम रहे। एक असर तारी हो जाता है, एक वो सहर तारी हो जाता है जो हम स्टूडियो के अंदर भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। जिस वक्त सूरत हाल है कि मोहब्बत से सुना, इसलिए आप पे सुर तासर हुआ। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ये भी है कि सुरों का ताल्लुक किसी के साथ जुड़ता है, किसी के साथ नहीं जुड़ता, किसी के अंदर बाय बर्थ ये एक चीज होती है मौसीकी को समझने वाली, ये क्या वजह है? जो म्यूजिक की जो ब्लेसिंग है वो हर इंसान के पास होती है, क्योंकि मैंने आगे भी आपको जैसे बताया कि जब इंसान को खुदा ने बनाया तो उसके नथनों में दम फूंका जिंदगी का, तो वो जीती जान हुआ, उसका दिल धड़कने लगा। तो सबसे पहले इंसान के अंदर सुर ही एंटर किया गया। उसके बाद अब कोई भी जिस बंदे को लहका नहीं पता, उसको कहीं अपने दिल पे हाथ रख के बताओ तो उसका दिल धड़का है, तो उसका मतलब है उसके अंदर टेम्पो है। जिसकी नब्ज चल रही है तो देखें एक टेम्पो के साथ चल रही है। बिल्कुल। इंसान एक कदम भी लेके बगैर नहीं चल सकता। तो ये जो ब्लेसिंग है किसी के अंदर कम होती है और किसी के अंदर ज्यादा, लेकिन हर इंसान के अंदर सुर होता है और लय भी होती है, क्योंकि पूरी कायनात है वो बनी लय के साथ है। इसी तरह अच्छा, इस बात को यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फिटनेस। और फिटनेस में आज हम देखेंगे कि जिन लोगों को शोल्डर इंजरी हो चुकी है उनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट। Assalamualaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया खान और आज मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हर किसी से ये सुनती रहती हूँ, कोई वर्कआउट कभी भी वर्कआउट स्टार्ट करता है, बेसिकली एक अगर इनएक्टिव उसकी लाइफस्टाइल है, इनएक्टिव उसका पूरा दिन गुजरता है, अगर दफ्तर में कंप्यूटर के आगे गुजरता है, और उसके बाद अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं तो एक सबसे जो मेजर चीज़ सामने आती है वो ये होती है, ओह मुझे इंजरी हो गई है, मुझे शोल्डर में कुछ हो गया है, मुझे घुटने में कुछ हो गया है, मुझे पाँव में कुछ हो गया है, तो ये ना सब वर्कआउट की वजह से हुआ है, तो अब ना वर्कआउट नहीं करना। ये एक मेजर चीज़ है जो सबसे पहले सामने आती है। वी लिव इन अ एज जहाँ पे लोग माउस इस्तेमाल करने से ना उनको इंजरी हो जाती है। दैट्स हाउ वी आर। इतने हम फिज़िकली स्टाइफल हुए हुए हैं कि हम माउस यूज़ करने से हमें वो सिंड्रोम आ जाता है। सो दैट्स द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये क्यों आता है? बेसिकली बहुत सी वजूहत हैं, बट मेजर एलिमेंट पे अगर हम आएँ तो न्यूट्रिशन, 80% पार्ट न्यूट्रिशन का है और 20% पार्ट आपकी फिजिकल एक्टिविटी का है। बट अ बिग 100% इज़ योर माइंडसेट। और आप कैसे री इंजीनियर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। आपको जब इंजरी होगी आप उस इंजरी को कैसे रीहैब कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आई नो समवन, आई हैव द प्लेजर ऑफ नोइंग समवन जिसकी 3 कमर के फ्रैक्चर्स थे और उन्होंने अपने वो 3 फ्रैक्चर्स सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से, कोर के वर्कआउट से, न्यूट्रिशन से हील किए। यू नो हिम, वी ऑल नो हिम। हम सबको उनकी हिस्ट्री का पता है कि कितनी सख्त किस्म की उनकी इंजरीज हुई थी उमर गुल की। सो आई वाज टॉकिंग टू हिम लास्ट नाइट और ही वाज टेलिंग मी कि कैसे उनके 3 कमर के फ्रैक्चर थे, कैसे उनके घुटने का फ्रैक्चर था, और उनके डॉक्टर ने उनको कहा कि यार ख़त्म हो गया तुम्हारा कैरियर, तुम अब कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। और किस तरीके से उनके कोच ने उन्हें कहा कि यार वी कैन हील दिस, तो ये फ्रैक्चर्स को भी तुम हील कर सकते हो विदाउट एनी सर्जरी, विद द राइट न्यूट्रिशन एंड विद द राइट वर्कआउट। एंड ही डिड। और फिर जब उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, ही हैज़ द ग्रेटेस्ट कमबैक एवर। वी ऑल नो इट, वी ऑल नो इट। सो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ ऐसे वर्कआउट जब आपको अगर शोल्डर इंजरी हो जाए या आपको लोअर बैक की इंजरी हो जाए या घुटने की इंजरी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। ये जो इंजरीज़ हैं, इंजरीज़ इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसको एक एपिसोड में तो कवर नहीं कर सकते। तो हमने ये सोचा है कि हम आपके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड हर एक एलिमेंट के ऊपर इंजरीज़ के हवाले से हम आपके लिए टॉपिक लेकर आएँ, क्योंकि ये हर इंसान की दुखती रग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है कहीं पे भी, शोल्डर है, कमर है, थाई है, घुटना है, तो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। तो आज हम ये शेयर करेंगे। चलते हैं टू द डूज एंड द डोंट्स। हे एवरीबॉडी, हम बात कर रहे थे इंजरीज़ के ऊपर, और इंजरीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस इंजरीज़ के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ है नायरस हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगी कि वाइल इंजरीज़ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेट्स गो। अक्सर लोगों को क्या होता है, व्हाट आई सी इज़ कि जी मुझे घुटने में मसला है, मुझे शोल्डर में दर्द है, तो अब ना मैंने इस पर वज़न उठाना है, मैंने इस पर कूदना है, कुछ भी है, मैंने तो वज़न कम करना है, ये ख़राब है, होता रहे, ये और ख़राब हो जाए, मैंने वज़न कम करना है। हमने ये चीज़ नहीं करनी है। सो लेट्स से अगर आपकी नी इंजरी है तो आपने कोई भी वर्कआउट है नायरस जिसमें जंपिंग इन्वॉल्व है, लेट्स डू स्किपिंग रोप, किकिंग, ये नहीं करना है। क्योंकि हो क्या रहा है कि एक चीज़ इंजर्ड है,
उस पर जब आप इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपका ये घुटना है और ये इंजर्ड है, यहाँ पे कुछ मसला है इधर, या इधर इसका कुछ टीयर हो गया है और आप इसको दोबारा इसके ऊपर ये वाला इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप अपने आप को और नुकसान कर रहे हैं। अगर वो पहले वहाँ पे 1% प्रॉब्लम था, आप इस तरह की एक्टिविटी करके मसले को 10%, 50%, 100% तक भी पहुँचा सकते हैं। तो प्लीज़ जब आपको कोई इंजरी है, टेक अ रेस्ट। उसके ऊपर किसी किस्म के जंपिंग्स आपने नहीं करने। अगेन कोई वर्कआउट्स हैं, अगेन स्किपिंग रोप आपने नहीं करनी, ये नॉट अलाउड। अगेन कोई वर्कआउट्स हैं जहाँ पे आपकी जंप्स इन्वॉल्व हैं, जंप स्क्वाट्स हैं, जस्ट लाइक दिस, जंप स्क्वाट्स हैं, ये हाई इम्पैक्ट है। इस तरह का कोई वर्कआउट हम नहीं करेंगे। अगेन अगर लेट्स से कि अगर आपका शोल्डर का कोई यहाँ पे इंजरी हुई है, अब इधर आपने वज़न नहीं उठाना है, कोई भी हैवी वेट्स करके आपने शोल्डर प्रेस नहीं करना है, राइट। सो ये काम हम नहीं करेंगे। अब करना क्या है, इस पर बात करते हैं। ओके, कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले एवरीबडी, हमने आपसे पहले शेयर किया था कि मोबिलाइज करें अपने जॉइंट्स को। सो नायरिस साइड वेज फ्रंट वेज से हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगी कि पहले हमने पाँव जोड़ के रखे, हम अपने घुटनों को मोबिलाइज कर रहे हैं। पहले कमर सीधी, क्लॉकवाइज सर्कल करेंगे हम अपने घुटनों का, 1 2 15 से 20 क्लॉकवाइज सर्कल्स। कमर सीधी रखेंगे, बैक स्ट्रेट, वेरी नाइस, एंड ब्रीथ 4 seconds इनहेल, होल्ड, 4 seconds एक्सहेल। ऑलराइट, अब एंटी क्लॉक पे आ जाएं, 20 राउंड करें क्लॉकवाइज के, 20 राउंड करें एंटी क्लॉकवाइज के। यस, ब्रीथ, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऑलराइट, नाउ द अदर वन इज हम जॉइंट्स मोबिलाइज कर रहे हैं। हमने पहले शेयर किया, आपकी याद दहानी के लिए हम दोबारा से ये कर रहे हैं ताकि हर वर्कआउट से पहले अपने आप को मोबिलाइज लाजमी करें। अदर वन इज फॉरवर्ड, ओपन एंड बैक, नीज फॉरवर्ड, ओपन एंड बैक, वी कीप ऑन डूइंग दैट। और हम क्या कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मुलाहिजा करें तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है आपके घुटने के साथ, आपके घुटने के जॉइंट के साथ। सो ये हमारी घुटने की ये वाली बोन है और दिस इज़ आवर सॉकेट, इसमें ही सॉकेट होता है। सो बेसिकली आप ये कर रहे हैं, आप अपने घुटने के सॉकेट को मोबिलाइज करें। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हर वर्कआउट से पहले मोबिलाइज लाजमी करें, और अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे, इंजरी हो गई है, मोबिलाइज करें। दिस इज़ हाउ यू मोबिलाइज। ऑलराइट, नाउ वी गो द ऑपोजिट वे, ओपन, फॉरवर्ड, बैक, ओपन, फॉरवर्ड, बैक। अमेजिंग, ज़बरदस्त। 15 से 20 बार ये करना है। यस, अब अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, ये वो स्टेट है जहाँ पे हल्का सा आपको ट्विच हो गया तब आप कर सकते हैं। ये वो स्टेट है जहाँ पे हल्का सा आपकी अक्सर कोई वेन यहाँ पे फंस गई है तब कर सकते हैं, मगर बहुत अक्सर लोग क्रॉनिक इंजरी में भी चले जाते हैं। अब उसमें क्या करना चाहिए, उसमें नायरिस वी सिट ऑन द फ्लोर और पाँव आप उस तरफ करेंगे, यस, साइडवेज, एग्जैक्टली, ग्रेट। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि यहाँ पे आप देखें कि आपने क्या करना है कि आपने इधर से इस घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है। आपने इतना प्रेस करना है कि आपकी, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ से आपकी एड़ी ज़मीन से उठ गई है ऊपर, आपने इसको प्रेस करना है ताकि आपका जो शोल्डर, आपने इसको यहाँ से प्रेस करना है ताकि आपका घुटना यहाँ से इंगेज हो। और मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो यहाँ पे जो कॉर्ड है नायरिस का वो काफ़ी एक्टिवेटेड है, टाइट हो जाएगा। तो आपने इस मसल को टाइट करना है। अक्सर डॉक्टर्स के पास भी आप जाएंगे ना, वो आपको कहेंगे अच्छा तुम्हारा घुटने का मसला है, तुम ना जिम में जाओ किसी, और उस जिम में जाके अपने कॉर्ड की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करो। या बहुत से डॉक्टर से सुनेंगे, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं और वो हमें ये बता रहे होते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है, और बिल्कुल सही कहा है। अगर आपका ये घुटना कमज़ोर है तो बेहतर क्या है कि बेहतरीन ये है कि हम इसके इर्द गिर्द के मसल्स, ये वाले मसल को हम बिल्ड करें ताकि इस घुटने पे सारा प्रेशर घुटने पे ना जाए, इसके अंदर इतनी ताकत हो कि ये इसको सपोर्ट करे। सो नाउ यू इसको होल्ड रखें, इस स्ट्रेच को फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलीज, एंड वी डू इट अगेन। कमर सीधी रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, हमेशा बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त होकर बैठा करें, अपना पॉस्चर करेक्ट करके। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आप खुद अपने आप को हाथ ला के देखें कि यहाँ से ना आपका जो मसल है ना टाइट हो जाएगा। व्हेन यू रिलीज, अब ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। सो डू इट अगेन एंड अगेन। अब ये वो स्टेट है जहाँ पे बहुत क्रॉनिकली आपको दर्द हो रहा है, आपको अब नहीं समझ आ रही क्या करूँ। दिस इज़ वन फिजियोथेरेपी वर्कआउट जो आपको करना चाहिए। नाउ वी स्टैंड अप। हमने लोअर बॉडी के ऊपर काफ़ी वर्कआउट कर लिया। अक्सर लोगों का यहाँ पे फीमर एरिया का मसला होता है कि
मेरा यहाँ पे कुछ फंस गया। अब इसके लिए हम आपको थोड़ी सी रोटेशन बताते हैं। वी स्टैंड हेयर और एक नाइस फ्रंट, हम ये जो है फ्रंट ही आप करें, फ्रंट पे बेहतरीन होगा। ऑलराइट, सो फ्रंट हम लिफ्ट करेंगे इसको एंड वी ओपन इट ऑन द साइड एंड वी पुल इट डाउन। यस, और अब यहाँ से हम उल्टा उधर से ही लेकर आएंगे, ये इस तरह हमने थाई को ओपन किया एंड स्लोली डाउन एंड हम यहाँ ही से हम उसको उठाया ऊपर, ब्रिंग इट फॉरवर्ड एंड पुट इट डाउन। सो आप ये करके देखें और आपको मुझे एक बार करने से ना पूरा मुझे ये एरिया अपना ओपनड अप और ये वाला एरिया ओपनड अप फील हो रहा है। सो डू इट wherever you are, we do it 10 times on one leg. नायरा साहब, you keep on going so that audience को अच्छे से पता चल जाए। अब हो क्या रहा है, हम अक्सर क्या करते हैं, कोई भी वर्कआउट अगर हमने पहले, तो हम वर्कआउट स्टार्ट नहीं करते, और अगर वर्कआउट स्टार्ट कर लें तो फिर होता ये है कि हम फिर उसके ऊपर ना तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, अब इसको मसला हुआ है तो मैंने अब इसके ऊपर ना ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर इम्पैक्ट क्रिएट करते रहना है। हमने इस चीज़ से इज्तनाब करना है। अब यहाँ मसला आ गया, अलग से लेग्स का मसला है, हम इसको स्लोली बिल्ड कर रहे हैं एंड वंस यू डू दैट यू विल फील इट, यू विल फील आपको अपनी अंदर बॉडी में वो मसल्स मूवमेंट में नज़र आएंगे जो आपने कभी फील नहीं किए होंगे। ट्राई दिस वर्कआउट, द फीमेल वर्कआउट, ट्राई आप जो घुटना अपना प्रेस करते हैं इनटू द ग्राउंड वो वाला वर्कआउट एंड ट्राई द मोबिलाइजेशन वर्कआउट। तो लाजमी वर्कआउट से पहले इसको स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन स्टार्टर है। और अगर आपको बहुत दर्द हो रही है, आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे और अगर आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है तो इसको वैसे ही आप घर में ड्राइंग रूम में टीवी देखते हुए आप साथ कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको इंजरीज़ हैं, टेक सम रेस्ट, मत अपने ऊपर तशद्दुद करें, टेक द रेस्ट फॉर अ वीक, मत अपनी इंजर्ड किसी भी जॉइंट के ऊपर उसके ऊपर एक्सर्शन करें। ईट हेल्दी, एलिमिनेट करें सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से। अपना बहुत ख्याल रखें। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर एपिसोड ऑफ अमेजिंगनेस। टेक केयर। सो गाइज़, हम बात कर रहे थे इंजरीज़ के ऊपर। हम बात कर रहे थे कि इंजरीज़ को कैसे आपने अवॉइड करना है और कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, और हमने कुछ आपके साथ मोबिलाइजेशन वर्कआउट्स शेयर किए। अब न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। अब ये होता क्यों है हमारे साथ कि हमारी बॉडी खुद थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं। इमेजिन करें, बहुत सी फीमेल्स, बहुत से मेन इवन, वो दे कम अप टू अस एंड दे से कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। इवन इन देयर अर्ली 20s, इन देयर अर्ली 30s लोग इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं। तो वजह क्या है? ऐसी क्या वजह है कि जो हड्डी इतनी मजबूत चीज़ होती है, बहुत सख्त चीज़ होती है, और उसको हम डिटोरिएट कर रहे हैं। वो कैसे डिटोरिएट होती है? तो ओवर टाइम, ऑल दीज ईयर्स, अगर आप इफ़ यू आर 15, 20, 25, 30, 35, 40, वट एवर योर एजेस, आपने ओवर ऑल दीज ईयर्स आपने अपनी बॉडी को नरिश नहीं किया, आपने उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड किए, आप डेली बेस पे अपनी बॉडी में वो हेल्दी एलिमेंट्स इनपुट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अगेन आपकी बॉडी तो वीक हुई, आपके मसल्स वीक हुए, आपकी स्किन वीक हुई, और वीकनेस इतनी बढ़ गई कि वो हड्डियों तक पहुंच गई, और वहाँ पे जाके मसला आता है हमारे जॉइंट्स का। सो जॉइंट्स को इन्हांस कैसे करना है? जहाँ पे बैलेंस डाइट बहुत अहम है। प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चपाती। अक्सर लोग चपाती नहीं खाते कि मैं वज़न कम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना गाइस। चपाती बहुत अहम है, बट उसके साथ साथ कैल्शियम, और ऐसे कौन से फूड हैं जिससे आपका कैल्शियम इन्हांस होता है? वो है दही और दूध। इसको, दही को और दूध को आपने डेली बेस पे अपनी डाइट में इनटेक करना है, जिससे आपका कैल्शियम इन्हांस हो, आपका विटामिन D3 इन्हांस हो। विटामिन D3 के ऊपर तो हम सेपरेटली बात करेंगे बड़ी डिटेल में, बहुत अहम है। मगर बात यह है कि जब तक आप अपनी बॉडी को सप्लीमेंट नहीं करेंगे विद कैल्शियम, और उसके लिए आपको गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो स्टैंडर्ड दही है, इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम आउट देयर। हमारा जो दूध है, दैट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम आउट देयर। मगर मुझे इसमें एक मसला ये आता है कि जब कोई दूध गिलास का पी लेता है ना, वो कहता है बस मैंने दूध पी लिया ना, पूरा दिन में कुछ भी ना खाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे नहीं करना है। हमने दूध, आपने एडिशन लेकर आनी है अपने 5 मील्स की। हमने 5 मील्स पे बात की थी। एवरीबडी, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के दरमियान आपके 2 मील्स। 5 मील्स खाने के बाद आपने डेली अपनी डाइट में मिल्क का एडिशन करना है और दही का एडिशन करना है फॉर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बोन्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम फिर मिलेंगे दोबारा विद अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर से आपको एक और सुबह में खुश आमदीद कहेंगे। जनाब,
मुझे ये बताएं कि आपके काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं और काफ़ी अब ये शौक बढ़ता जा रहा है, जिस तरह आपने कहा कि खुद काफ़ी सारे लोग अब आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये रबाब कहाँ तक जा सकता है और आप कहाँ पर सिखा रहे हैं, कुछ उसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, ये जिससे कि मेरा उस्ताद खमैन सही अमेरिका में इंट्रोड्यूस हो गया और यूरोप में और पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे पहले सिर्फ़ और सिर्फ ये पश्तून हुजरों तक में कल्चर में था, हुजरे से निकल कर अभी आ गया बाहर। अच्छा, कोविड में जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो कोविड में कैसा रहा? कोविड में लोगों ने आना कम कर दिया या ऑनलाइन सेशंस हुए? कैसे आपने लोगों को सिखाया? कोविड में काफ़ी ज़्यादा हो गया, कॉन्सर्ट्स वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस मेरे चलते थे, जिसमें जापानीज़, चाइनीज़ और ईरान में मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तान से ये निकल रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ, और बड़ा एक बड़े पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी चीज़ एक आगे जो है जिस तरीके से फैल रही है। सजावल भाई, आपने दुनिया में बड़ी जगहों पे जाके परफॉर्म किया माशाल्लाह से, पाकिस्तान में हर ही तकरीबन म्यूज़िक फेस्टिवल में आप परफॉर्म कर चुके हैं, ज़रा परफॉर्मेंस के बारे में बताएं और किन किन आर्टिस्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिला? मेरी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े नामवर आर्टिस्ट हुए, गुलाम अब्बास खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब, एजाज कैसर खान साहब, मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ मैंने बजाया। तो बाकी मैं 2017 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था रशिया में, वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया, जहाँ पे सारी दुनिया के लोग वहाँ पर आए थे, 180 मुल्कों से लोग वहाँ पर आए थे। और मालिक की करम से पाकिस्तान से मैं नॉमिनेट हुआ और वहाँ पे मैंने जाकर अपने मुल्क को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, मुल्क का रंग दिखाया। जी, हालांकि अपना कल्चर वहाँ पर 180 ममालिक के रंगों में अपने मुल्क का रंग, क्योंकि ये मेरा फ़ख्र है पाकिस्तान, और हमने अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन वहाँ पर जाके पेश किया कि हम इसको कैसे बजाते हैं। अच्छा, किस आर्टिस्ट के साथ आपको बजाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और कहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया? जगह भी बताएं। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। मुझे सभी आर्टिस्टों के साथ बजाकर अच्छा लगता है, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक अपना रंग है। जैसे हर इंसान की हाथों की लकीरें किसी की नहीं मिलती, ऐसे हर जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, उसका वोकल टोन, उसकी जो चीज़ है किसी से भी मैच नहीं होती। क्या वजह है कि फोक म्यूजिक जो है थमता जा रहा है? जब से फ्यूजन आ गया है, जब से इलेक्ट्रिक आ गया है, क्या वजह है कि कहीं पर मांग पड़ता जा रहा है? ऐसा नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि जो ऑडियंस फोक की है वो फोक ही सुनेंगी। जिस बंदे ने रेड कलर पहनना है उसने रेड ही पहनना है, जितने मर्जी कलर आ जाएंगे, लेकिन मुतासिर हो रहे हैं बिल्कुल। लेकिन देखें जैसे न्यू जनरेशन आ रही है, उसके साथ म्यूजिक भी न्यू आता जा रहा है। हाँ ठीक है, तो जो न्यू ऑडियंस है वो न्यू म्यूजिक को सुनती है, और जो फोक के बशिंदे हैं वो उसको सुनेंगे। जो बंदा गज़ल का शौक रखता है, मेहदी हसन उसके दिल में घुसे हुए, तो वो उसको सुनेगा। बिल्कुल। अदनान भाई से हमने स्टूडेंट्स की बात की थी, मुझे आप बताएं, आपकी तो माशाल्लाह से पूरी एकेडमी आप रन कर रहे हैं सजावल रिदम के नाम से, तो कुछ एकेडमी के बारे में भी बताएं हमें। जी, मेरा G81 में इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में। वैसे तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं उसको शेयर भी करूँ। बिल्कुल, ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज हो आपके पास या कोई भी कुछ भी ब्लेसिंग है आपके पास, तो आपको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ इसको। ठीक, अब आप लोग अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं चाहूँगा कि दोनों हजरात कुछ हमें सुनाएं। व्हाई नॉट? हमारी ऑडियंस इसका वेट कर रही है काफी देर से कि बातें खत्म हो और असल चीज की तरफ हम लोग आए।
खूबसूरत, क्या कमाल की बात है। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है इस वक्त वो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सजावल भाई, फनकारों को बहुत सारे मसले मसाइल हैं। किसी भी आर्टिस्ट की बात कर ली जाए तो हम लोग वो इज्जत नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी हमें एक आर्टिस्ट को। हम तो उस्ताद को भी वो इज्जत नहीं दे सके, लेकिन क्या वजह है इसकी? ये मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि जिन उस्तादों ने इज्जत पाई उन्होंने पाई भी। जो लोग इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो मैंने देखा कि जो लोग डिज़र्व करते थे उन्होंने इस माशरे में भी इज्जत पाई। कहा जाता है कि पाकिस्तान में वो रिस्पेक्ट नहीं है जो कि बाहर के ममालिक में है, लेकिन मैं मालिक का शुक्र अदा करता हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और शायद मेरी सोच से भी ज़्यादा मुझे इस मुल्क ने, इस कल्चर ने इज्जत दी। ठीक, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है। आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज राउंड अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अपना सेगमेंट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ज़मीन गोल है या ज़मीन की शक्ल क्या है, तो आप कहेंगे क्या बचगाना सा सवाल है, सबको तो पता है ज़मीन गोल है। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इंसानी तारीख में एक अरसा दराज तक ये तसव्वुर राइज नहीं था कि ज़मीन गोल है। बल्कि समझा ये जाता था कि ज़मीन सीधी है, चपटी है। कुछ लोग तो ये समझते थे कि ज़मीन सिलेंडर नुमा है। कई लोगों का यह भी मानना था कि ज़मीन बुनियादी तौर पे एक तख्ता है और वो तख्ता एक कछुए की पीठ पर पड़ा हुआ है, और जब कछुआ उठता है, अंगड़ाई लेता है, तो वो तख्ता हिल जाता है, जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। और ये जो अकायद थे, ये हिंदुओं में, चीनियों में, जो नेटिव अमेरिकन जिन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, उनके कई कबाइल में ये अकीदा रासिख हो चुका था, और वो तस्लीम करते थे कि ज़मीन ऐसी ही है। बहुत लंबे अरसे तक मेडिटेरेनियन और मेसोपोटामियन जो लोग थे वो समझते थे कि ज़मीन एक सिक्के की तरह है, जिसमें समुंदर जो है वो साइडों पे हैं और पानी जो है वो नीचे गिर जाता है। और इसी सबब, इस खौफ से कि ज़मीन चपटी है, ज़मीन सिक्के की तरह है और ज़मीन का एक किनारा है, लोग सफ़र पे जाते हुए डरते थे। वो समझते थे कि अगर कोई उनके दोस्त वगैरह किसी सफ़र पे, समुद्री सफ़र पे निकले हैं और कुछ अरसे बाद पता लगा कि वो वापस नहीं आए, तो वो तसव्वुर कर लेते थे कि वो ज़मीन के किनारे से नीचे गिर गए होंगे और वो मर गए होंगे। फिर करवट ली इंसानी तारीख ने। और 500 कबले मसीह में एक फिलोसोफर जिसका नाम पिथागोरस था, उसने इस बात के ऊपर सवाल उठा दिया और उसने कहा कि ज़मीन चपटी नहीं हो सकती, ज़मीन सीधी नहीं हो सकती, ज़मीन सिलेंडर या सिक्का नुमा नहीं हो सकती। पिथागोरस जो है बुनियादी तौर पे कहता था कि खुदा की जो तश्कील है, उस तश्कील में जो सबसे खूबसूरत और सबसे मंतकी शक्ल है वो गोल शक्ल है। तो ये मुमकिन नहीं है कि ज़मीन गोल ना हो। पिथागोरस को अपनी इस बात को साबित करने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं वो दिखा सकता था, कोई रीज़न इसके अलावा नहीं दे सकता था कि वो समझता है कि हेवनली गॉड जो है उसका पसंदीदा जो शक्ल है और उसकी पसंदीदा जो साख्त है वो गोल है। सो द ब्यूटीफुल एंड द मंतकी शक्ल इज गोल, देयरफॉर ज़मीन इज गोल। अच्छा, ज़मीन गोल है कि ऊपर पहला पॉइंट जिसने उठाया उसका नाम पिथागोरस था। पिथागोरस के बारे में मैं आपको छोटा सा तारुफ देता चलूँ कि पिथागोरस के बारे में कई लोग समझते हैं कि ही वाज अ मैथमेटिशियन और अ साइंटिस्ट, क्योंकि पिथागोरस की चीज़ें हमें आज की साइंस में नज़र भी आती हैं। लेकिन पिथागोरस बुनियादी तौर पे एक फ़लसफ़ी था और अपने ज़माने में एक रिलीजियस कल्ट चलाता था। उसकी एक सीक्रेटिव सोसाइटी थी और उस सीक्रेटिव सोसाइटी के, उस कल्ट के बहुत से पैरोकार थे। उन पैरोकारों का पिथागोरस पे बहुत अकीदा था। अच्छा, पिथागोरस का जो जीने का अंदाज़ था वो भी बड़ा मुख्तलिफ सा था। मिसाल के तौर पे वो वेजिटेरियन था, वो नंगे पाँव जीता था, उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी, वो लिबास ख़ास किस्म का पहनता था और उसके अलावा कोई लिबास नहीं पहनता था। और पिथागोरस ज़्यादा वक्त
अकेला रहता था। सो पिथागोरस ने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, बट ही केम अप विद द आइडिया कि ज़मीन गोल है। लेकिन अगेन पिथागोरस को ये बात साबित करने के लिए कोई वजह बतानी थी और वो वजह नहीं बता सकता था। लेकिन उसके पैरोकार क्योंकि उसके ऊपर अंधा अकीदा रखते थे तो वो मान गए कि ज़मीन गोल है। लेकिन खैर फिर वक्त का पहिया चलता रहा और अफलातून आ गए। अफलातून, जिन्हें अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं, प्लेटो ने पिथागोरस की इस बात की तायीद की और कहा कि मुझे भी लगता है कि ज़मीन चपटी या सीधी नहीं है, ज़मीन गोल है। लेकिन अफलातून के एक शागिर्द जिनका नाम अरिस्टो था, एरिस्टोटल, आपने नाम तो सुना है, एरिस्टोटल ने पहली दफा जवाज पेश किया ज़मीन के गोल होने का। इसका मतलब है कि अरिस्टो ने एक तो अफलातून की बात की हमायत की और पिथागोरस की बात को इंडोर्स किया, लेकिन सिर्फ इंडोर्स किसी फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, बल्कि उसकी रीज़न दी और वो रीज़न बहुत सादा थी। उसने दो वजूहात बताई। अरिस्टो ने कहा कि जब चांद ग्रहण होता है यानी ल्यूनर इक्लिप्स होता है और ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आती है तो चांद पे जो शक्ल बनती है वो शक्ल गोल होती है। इसका मतलब है ज़मीन गोल है। अरिस्टो की दूसरी रीज़न ये थी कि अगर हम रात के वक्त किसी एक सितारे पर आसमान पे नज़र जमाएं और हम एक सीधी लाइन में काफ़ी तवील सफ़र तय करें तो वो सितारा अपनी जगह बदल लेता है। इसका मतलब है कि हमारी मूवमेंट में कोई ऐसी चेंज आती है कि सितारा अगर हमें सामने नज़र आ रहा है तो कुछ फासला तय करने के बाद वही सितारा हमें ऊपर नज़र आता है। सो इट मीन्स कि ज़मीन सीधी नहीं है। अगर ज़मीन सीधी हो तो सितारा अपनी जगह कायम रहे। इन दो रीजंस की बुनियाद पे अरिस्टो ने पिथागोरस के इस बात को कि ज़मीन गोल है इंडोर्स किया और उसके बाद इंसानी तारीख से ये आज जो हमें फील होता है कि एक बिजार और अहमकाना बात है कि जी ज़मीन चपटी हो सकती है, इससे हमें निजात दिलवाई। लेकिन निजात दिलवाने की वजह पिथागोरस, फिर अफलातून और फिर एरिस्टोटल। अब सवाल पैदा होता है कि द अर्थ इज राउंड, इज इट एन इम्पॉर्टेंट आइडिया? यस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट आइडिया। ये इसलिए एक अहम आइडिया था क्योंकि जब ज़मीन गोल है का तस्वुर इंसानी तारीख में आ गया तो इंसान ने ज़्यादा सफ़र करना शुरू कर दिया। इंसान के अंदर से ये खौफ ख़त्म हो गया कि मैं किनारे पे जाके गिर जाऊंगा। इंसान ने जब जान लिया कि ज़मीन गोल है तो हमें फिर ऑर्बिटल मूवमेंट समझ आई। ऑर्बिटल मूवमेंट समझ आने के बाद हम देखते हैं कि हमें निज़ाम शमसी की समझ आई। निज़ाम शमसी के बाद हमें कहकशाओं की समझ आई और फिर हमारे निज़ाम शमसी के अंदर आज जो हम सैटेलाइट्स देखते हैं जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, हमें उसकी समझ आई। और अगर इंसानी तारीख में ये बात ना साबित होती कि ज़मीन गोल है और ये आइडिया पिथागोरस को ना आता कि ज़मीन सीधी नहीं हो सकती, तो हम आज भी इसको अगर सीधा समझते तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई जो कि ऑर्बिटल मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई, और ऑर्बिटल मूवमेंट तभी पॉसिबल थी जब हमने ये जाना कि ज़मीन गोल है। आप एटम को देख लीजिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी ऑर्बिटल है। न्यूक्लियस गोल है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इट मीन्स द राउंड अर्थ इज एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड। लोगों के सोचने का पर्सपेक्टिव बदल देने वाला आइडिया था कि ज़मीन गोल है। और ज़मीन गोल है कि गुफ्तगू पिथागोरस ने सवाल से उठाई। उसने सवाल किया कि कैसे मुमकिन है ज़मीन चपटी हो, कैसे मुमकिन है, इसे साबित करना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है। सो हमें यहाँ पे ये भी समझ आती है कि सवाल इज ऑल्सो एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड। सो सवाल की बुनियाद पे पिथागोरस ने अपना मफरूज़ा पेश किया एंड देन वी केम टू नो द वर्ल्ड एंड दिस प्लैनेट अर्थ इज राउंड। आज तो हमें बड़ी सादा सी बात लगती है, लेकिन खुद सोचिए कि हज़ारों बरस इंसान इस अहमकाना सोच के पीछे भागता रहा कि ज़मीन चपटी है। ज़मीन गोल है का अंदाज़ा जब इंसान को हो गया तो अगला सवाल था ज़मीन कितनी बड़ी है भाई, मतलब इसका सरकमफ्रेंस कितना है। मतलब गोल चीज़ है तो गोल चीज़ का एक सरकमफ्रेंस होता है, तो ज़मीन बड़ी कितनी है।
हैरानकुन तौर पे 240 कबले मसीह के लगभग एक यूनानी मैथमेटिशियन जिसका नाम एराटोस्थेनस था, उसने मिस्र में मौजूद अपने कमरे में पूरी जिंदगी गुजारी और वहां बैठे बैठे उसने जमीन की कैलकुलेशन शुरू कर दी और उसी मिस्र के कमरे में बैठ के उसने जमीन के सरकमफ्रेंस का बताया, जो उसने कहा कि 40,700 किलोमीटर है। हैरानकुन बात यह है कि जब सैटेलाइट के दौर में, यानी आज के दौर में या माजी करीब में, जब ज़मीन के सरकमफ्रेंस को मैयर किया गया, तो एराटोस्थेनस के मैयर करदा और आज के सैटेलाइट पिक्चर से लिए गए प्लैनेट अर्थ के सरकमफ्रेंस में सिर्फ 1% का फर्क था। उसने कहा था 40,700 किलोमीटर, और सैटेलाइट पिक्चर्स और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद हमें पता चला कि ज़मीन का सरकमफ्रेंस 40,072 किलोमीटर है। द डिफरेंस ऑफ 1% ओनली। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मिस्र में बैठे बैठे, जिसने दुनिया का कभी सफर भी नहीं किया, उसने इंची टेप के साथ जमीन को नापा भी नहीं, हाउ डिड ही कैलकुलेट दैट? एनीवेज, जमीन गोल है इज एन आइडिया दैट इंट्रोड्यूस्ड अस टू लॉट्स ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज। दैट्स व्हाई वी से द आइडिया ऑफ राउंड अर्थ चेंज द वर्ल्ड। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वेलकम बैक टू द शो। आप दोनों से मैं एक ही सवाल पूछूंगी कि आप दोनों को कितना कितना वक्त लगा ये सीखने में, या अभी तक ये सीखने का प्रोसेस जो है वो जारी और सारी है? जी, तो टाइम तो इसमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है म्यूज़िक सीखने में, लेकिन 16 साल हो गए मुझे प्ले करते वक्त। अच्छा जी। और सजावल भैया? और सजावल मुझे 20 साल हो गए तकरीबन तबला सीखते हुए, अभी सीखा नहीं। तो अभी भी लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अनफोल्ड करनी हमेशा रह गई लगता हैं? है, जब भी रियाज से उठता हूँ तो ऐसे लगता है कि अभी और मेहनत करनी चाहिए, अभी और सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप सीख चुकते हैं तो फिर आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है। अभी उम्मीद है इसमें और सीखने की, और हमेशा जुस्तजू रहती है। ठीक। मुझे ये बताएं कि कैसे आप देखते हैं कि हमारे जिस तरह यहाँ पर कुछ इदारे हैं वो बहुत कल्चर पर काम कर रहे हैं। PNCA का जितना शुक्रिया अदा किया जाए, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए जो आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर दुनिया में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स और भी होने चाहिए। ऑफ कोर्स होने चाहिए। अभी यहाँ पे लोक विरसा है, PNC है, जैसे नापा है कराची में, और बहुत से इदारे हैं, हर शहर में एक एक आर्ट कौंसिल बनी हुई है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि 100 अदारा और होना चाहिए, ताकि जैसे अगर एक PNC ने 1000 आर्टिस्ट प्रोड्यूस किया, तो अगर 100 अदारा होगा तो हमारे मुंह से 1 लाख आर्टिस्ट निकलेगा। तो और बहुत से अदारे होने चाहिए। और तो क्या वजह है कि अभी तक इदारे क्यों ना बन सके? क्योंकि यहाँ तो हमें अपने कल्चर पे तवज्जो देने का वक्त नहीं मिला। क्या आप क्या समझते हैं इसकी बेसिक वजह? कि हम एक तरफ से ये भी समझते हैं कि हम लोग बहुत आर्ट लविंग हैं, बहुत हमारे कल्चर जब इतना वसी कल्चर है, तो फिर उस पर एक हुकूमती लेवल पर हम लोग काम करने में क्यों नहीं अभी तक नाकाम है? ये तो बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया, और ये ज़्यादा बेहतर जो ऊपर ऑफिसर बैठे हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं एज ए आर्टिस्ट मैं ये समझता हूँ कि जैसे बाकी चीज़ों पर गौर खोज हो रही है, सियासत के ऊपर और जितनी दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर हो रही है, ऐसे म्यूज़िक पर भी मतलब थोड़ी सर्च होनी चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए आर्टिस्टों का, और फिर इस पर काम होना चाहिए। और कुछ ऐसे इदारे बनाने चाहिए कि जो टोटली आर्टिस्ट को समझे कि ये क्या चीज़ है, उसको आगे प्रमोट करें। ठीक। और अदनान भाई, आप समझते हैं क्योंकि आपने तो सोसाइटी से बहुत फेस किया, तो आपके पास भी बच्चे आते होंगे अब, और वो ये डिस्कस करते होंगे कि हमारे घर वाले हमें इजाज़त नहीं दे रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन वालिदैन को कि बच्चे कुछ और भी कर सकते हैं और ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसकी तरफ म्यूज़िक की तरफ आते हैं, या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? बिल्कुल, बच्चों को अगर अपनी मर्ज़ी पे छोड़ा जाए तो वो बेहतर कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रेशर हमारे माशरे में, पठान माशरे में, लेकिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा टैलेंट जो ज़ाया हो जाता है। तो आपको ये नहीं लगता कि माँ बाप शायद ये भी सोचते हैं कि क्योंकि आर्ट की इतनी कदर नहीं है, पहचाना नहीं उसको जाता, तो हमारा बच्चा इस फील्ड में जाके ज़ाया ना हो जाए? उनकी भी ये फ़िक्र ठीक है, अगर आर्टिस्ट को हम कदर करना शुरू कर दें उसकी, तो शायद माँ बाप का भी ये सोचना ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसका सोचना ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे पे फोकस करना चाहिए, उस पर नज़र भी रखना चाहिए, और साथ में उसको छोड़ा भी जाए तो बेहतर है मेरे ख्याल से। ईजी रखें ज़रा वालिदैन भी बच्चों को, तो वो इजीली वो फ्लाई कर सकता है। ठीक। कुछ मैं चाहूँगा कि दोबारा से हम लोग आएँ और
क्या सुनाने जा रहे हैं आप? कलाम है आबदा परवीन। आबदा परवीन साहब। बहुत खूब, माशाल्लाह। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है हर ही चीज़ में, हर एक चीज़ में। आप कोई भी काम करें, आप एक्सरसाइज करें, आप कुछ भी करते हैं, पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज सजावल खान अगर यहाँ पर बैठे हैं तो 20 साल की मेहनत के बाद, आज अदनान भाई यहाँ पर बैठे हैं तो 15 साल की मेहनत के बाद। ये हमारे अंदर एक ये भी बच्चों के अंदर जुनून होता है कि हम आते जाएं और हमें बस चीज़ आ जाए, ओवर द नाइट कुछ ऐसा हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए। तो उन नए आने वाले आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो नए आर्टिस्ट आने वाले हैं उनको मैं मैसेज यही दूंगा कि और भी फील्ड किसी में भी शॉर्टकट नहीं है, और स्पेशली म्यूज़िक में तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक सिंगर आता है और रात को गाना रिकॉर्ड करता है, सुबह हिट हो जाता है, उसका गाना भी एक ही रात में फिनिश भी हो जाएगा। अगर उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को एक गज़ल, सॉरी आई इंटरप्ट यू, अगर उनको 20 साल लगे या 50 साल लगे, एक गज़ल उनकी हिट हुई तो उनकी गज़ल को ख़त्म होते भी 50 साल लगेंगे। सही। तो ये है कि शॉर्टकट नहीं है इसमें। अगर एक रात में गाना हिट हो सकता है तो वो फ्लॉप भी एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि उसी के मुतबादिल एक गाना आगे आ जाएगा, उसको वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, लेकिन मेहदी साहब 50 साल 60 साल अगर उन्होंने रियाज करने के बाद एक गज़ल गाई तो 50-60 साल को रियाज करेगा, उससे अच्छी गज़ल गाएगा तो ही वो ख़त्म होगी। अच्छा, लोग जो हैं वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि एक गाना एक रात में हिट भी हो सकता है और फ्लॉप भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा फेलियर आ जाए आर्टिस्ट की ज़िंदगी में तो उसके लिए क्या पैगाम उसे देना चाहेंगे? वो डिसहार्ट ना हो बिल्कुल भी। अगर उसका गाना चूँकि एक रात में बना तो एक ही रात में वो फ्लॉप भी हो गया तो उसको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। अगर आर्टिस्ट उसमें मेहनत करेगा और कुछ साल रियाज करने के बाद, किसी से सीखने के बाद जब वो गाना गाएगा तो डेफिनेटली फिर उतने साल वो चलेगा भी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फूडीज़। और जहाँ तक हो रही है कल्चर की बात, तो खाने में भी कल्चर बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी क्यूजीन पुलाव के बगैर इनकम्प्लीट है। ये पुलाव जो है हमारा डिनर का हिस्सा है, हमारे लंच का हिस्सा है, हमारी सेरेमनीज़ का हिस्सा है, और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका फेवरेट है। पर ये आया कहाँ से, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। तो आज हम बात करेंगे कि पुलाव आखिर आया कहाँ से और इसकी जो डिफरेंट किस्में हैं वो कौन सी हैं और कहाँ से आएँ। मेरा नाम हमज़ा काजी है, आप फूडीज़ देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे पुलाव की हिस्ट्री के बारे में। वैसे पुलाव की बात की जाए तो आजकल जो है हर हाउस होल्ड में जो है इसको बहुत ज़्यादा कॉमनली खाया जाता है और सबको पसंद होता है। पर इसकी हिस्ट्री जो है वो डेट करती है मुग़ल एम्परर बाबर की तरफ। बाबर जब इस इलाके के अंदर जो है वो आया तो उसने ये देखा कि जो लोकल क्यूज़ीन है वो कोई इतनी ख़ास है नहीं है, वो बहुत सादी है, बोरिंग है, उसमें कोई लग्जरी नहीं है।
तो इस वजह से जो है वो इस बात पे बड़ा परेशान हुआ, और क्योंकि मुग़ल जो थे वो ज़रा गोश्तखोर थे, और जब वो ट्रैवल करते थे इधर उधर तो वो साथ अपने गोश्त भी रखते थे। तो कुछ हिस्सा जो है अपनी क्यूज़ीन का वो मंगोल्स जो हैं वो अपने साथ यहाँ पे लेकर आए, और जब वो यहाँ पे आए उन्होंने यहाँ पे देखा कि खाने की क्यूज़ीन जो है वो इतनी एक्साइटिंग नहीं है, इतनी लग्जरियस नहीं है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसको और उनकी जो क्यूज़ीन है उसको थोड़ा सा मिक्स करे। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि रीजन जो है वो बहुत एग्रीकल्चरल है, जो लैंड है वो बहुत एग्रीकल्चरल है, तो यहाँ पे जो राइस फार्मिंग है वो बहुत होती थी, और इस वजह से यहाँ पे चावल जो है वो बहुत अच्छी किस्मों का मिलता है। तो कितना बेहतरीन हो कि चावल इस्तेमाल किए जाएं और उनके अंदर जो है वो गोश्त भी डाला जाए, तो एक पूरी मील बन जाती है। अब पुलाव जो हैं वो बहुत सारी किस्मों के हैं, जिनमें बीफ पुलाव, चिकन पुलाव, काबुली पुलाव और कई और किस्में हैं जिनको पुलाव शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो इनकी जो हेरिटेज है इन सब पुलावों की वो डेट बैक की जा सकती है बाबर के दौर के ऊपर। इनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग पुलाव है जिसकी मैंने बात की, जो कि है काबुली पुलाव, ये जो है इसको तैयार करने का जो एक तरीका है वो हमारे जो रीजन है पख्तून इलाका जो है, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा जिसको हम बोलते हैं, या हमारे जो पख्तून भाई हैं उन्होंने यहाँ से ओरिजिनेट किया और वहाँ से जो है ये रेसिपी आई। अब बाबर ने ये बात देखी कि क्योंकि यहाँ पे इस लोकल रीजन के अंदर कोई लग्जरी जो थी वो क्यूज़िन में नहीं थी, तो ये पख्तून इलाका है, ये जो पख्तून लोग हैं ये ऑलरेडी जो है बड़ा कुछ लग्जूरियस कंज्यूम करते हैं। ड्राई फ्रूट जो था वो बहुत कॉमन था, ग्रेप्स, रेजन्स बहुत कॉमन थे, ये लोग जो है वो अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करते थे। तो वो इस बात से जो है वो बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने कोई ऐसा पुलाव तैयार करने को कहा जिसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट और रेजन्स जो हैं इनका शामिल किया जाए, और इस वजह से ऐसा पुलाव तैयार किया जाए विच इज़ फिट फॉर द किंग्स। तो काबुली पुलाव की जो रेसिपी है वो आज भी वही है जो कि बाबर के दौर में थी, कि चावलों को जो है वो पहले से जो है दम लगाया जाता है और उसमें जो है वो मीट प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है, प्रेफरेबली तो वो बीफ या मटन होता है। पर ये कि आजकल जो है वो कुछ लोग जो है वो ये मीट नहीं खाते, तो वो इसमें चिकन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या मीट जो है वो इंटायरली डालते ही नहीं हैं, सिर्फ चावल और उसके जो लाजमात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इन जो लाजमात की बात की जाए तो इसके अंदर जैसे हमने कहा कि इस इलाके के अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट जो है और रेजन्स जो हैं वो बहुत कॉमनली डाइट में खाए जाते थे, और ड्राई फ्रूट जो है वो इतनी आराम से जो है कम दाम पे जो है वो नहीं मिलता, बल्कि इनफैक्ट जो है वो एलीट क्लास में ज़्यादा कॉमनली खाया जाता है, क्योंकि कई ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो कि बहुत ही महंगे भी पड़ते हैं और इनको जो है वो ख़रीदना जो है आम आदमी के लिए जो है वो इतना कॉमन पहले अभी तो बिल्कुल है मगर पहले जितना बिल्कुल नहीं था। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने चावलों के अंदर जो है वो इनको शामिल करना शुरू किया, और क्योंकि लोकल जो रीजन है उसमें सब्ज़ी का जो इस्तेमाल है वो भी बहुत कॉमन था और गाजर जो है वो इसको जो है बहुत कॉमनली जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो एक आइडिया जो है वो एक इसमें से जो है वो जनरेट हुआ, और उसमें आजकल के दौर में जैसे आप देखते हैं काबुली पुलाव के अंदर ड्राई फ्रूट, रेजन्स, जो ग्रेप के आपके छोटे छोटे जो दाने हैं उनके साथ साथ जो है वो गाजरों को जो है वो काट के लम्बूतरा उनको जो है वो डाला जाता है साथ पका कर, और वो जो स्वीट एंड टैंजी जो आपको चावलों का स्मोकी सा फ्लेवर आता है वो इस काबुली पुलाव की ख़ासियत है। और ये काबुली पुलाव जो है वो इस वजह से इतना फेमस है, ना सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मगर इसके जो पॉपुलैरिटी है वो अरब में भी जाती है, यूरोप में भी जाती है और अब तो अमेरिका में भी जाती है। हम काबुली पुलाव की जब बात कर रहे हैं तो इसका जो नाम है काबुली, तो वो बहुत सारे लोग जो हैं उसका ओरिजिन लिंक करते हैं जो शहर है काबुल अफ़गानिस्तान में। हाँ, ये बात सच है कि काबुली पुलाव का जो रेसिपी का ओरिजिन है वो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के रीजन से ही हुआ है, मगर जो है इसका नाम जो है वो काबुली ओरिजिनली नहीं था, यानी कि उस शहर के साथ इनिशियली एसोसिएट नहीं किया जाता था, बल्कि इसका असल नाम काबिली था।
काबिली जो है वो डिराइव किया गया है लफ्ज़ काबिल से, और काबिल जो है वो उसको कहते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है या किसी चीज़ कोई काम करने के काबिल होता है, उसकी काबिलियत होती है उस चीज़ के अंदर। तो वो जो जिस वक्त ये बनने के या उसको मुग़ल दौर में जब इसको बनाने का तजवीज़ की गई और वो इस रीजन में जो है वो ये रेसिपी बनाई जा रही थी, तो बहुत ही जो काबिल किस्म के शेफ़ होते थे वो जो है वो इस रेसिपी को जो है वो बना सकते थे, और इनकी काबिलियत की वजह से जो है ये पुलाव जो है वो इतना मशहूर हुआ। और वो आगे चलते चलते शाही जो बावर्ची खाना है ना सिर्फ उसका हिस्सा बना, बल्कि शाही जो आपका दरबार है उसमें एम्परर्स ने खाया, मिनिस्टर्स ने खाया और इतने शौक़ से खाया, और आज तक जो है वो हम इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। काबली पुलाव के ऊपर मैंने इतनी बात इसलिए की क्योंकि ये एक बहुत ख़ास किस्म का पुलाव है, और इनफैक्ट सबसे रौनकदार जो पुलाव है वो काबली पुलाव है। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो दीगर पुलाव हैं उनकी कोई ख़ासियत नहीं है। जैसे मैं जो है वो आज चिकन पुलाव खा रहा हूँ, तो इसी तरह जो है वो आपके जो बीफ पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, और हमारे घर में जो है वो ईद के ऊपर एक बहुत ही जो है ख़ास डिश होती है। इसी तरह मटन का पुलाव है वो भी बहुत मज़ेदार का होता है, और वो यखनी में जब बनता है तो उसका जायका जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये हमारे डेली हाउस होल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पुलाव, और ये रहेगा भी, क्योंकि ये जो है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बहुत ही पसंद है। और अब क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ही शदीद भूख, तो मैं इसको ख़त्म करूँगा। आपसे अगली एपिसोड में मिलूँगा। दिस इज़ हमज़ा काजी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। तमाम ख़वातीन काबली पुलाव देख लिया उन्होंने, अब बनाने की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। हम लोग अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। अदनान भाई, 15 साल गुजर गए, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई एक वाक़या तो सुनाएं, कोई यादगार जो वाक़या रह गया हो, कोई डिफरेंट हो, कुछ हुआ हो। हर रोज़ एक नई ट्रेजेडी होती है, लेकिन जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम पे पैसे जब घर से देते थे तो मैथ्स और फिज़िक्स की ट्यूशन के बहाने में पैसे लेके जाता। अच्छा। वो पैसे उठा के मैं अपने उस्ताद को पे करता था और उधर से मेरा बाप सीखता था। ये एक वाक़या हुआ था बचपन में, बिल्कुल स्टार्ट में। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी तबले का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला, और तबले के घरानों के बारे में भी लोगों को बताएं कि इसके घराने क्या होते हैं। ये जो लफ्ज़ तबला है ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ तबल से निकला है, जिसका मतलब है ज़रब लगाना या मारना। सही। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जैसे गाने में घराने होते हैं ऐसे तबले में भी घराने होते हैं। जो घराना लफ्ज़ है बेसिकली घर से निकला है, और ये इश्कास पे मबनी है, जगह के नाम से नहीं है। लेकिन होता ऐसे आया कि कुछ जगहों के नाम से भी घराने बन गए। ठीक। जब तबला बना, मीर खुसरो जी ने बनाया, तो उस्ताद सदार खां ढाड़ी जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, तो वहाँ से सबसे पहला घराना जो बना वो दिल्ली घराना, तबले का दिल्ली घराना, गाने का भी दिल्ली घराना है। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे घराने वजूद में आते गए, जैसे अजराड़ा है, लखनऊ, पूरब, बनारस, और जो सबसे आखिर में घराना बना वो था पंजाब। और खुशकिस्मती से मेरा भी जो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा स्कूल ऑफ थॉट भी पंजाब है। ठीक। तो ये पाकिस्तान में ज़्यादा इसका हिस्सा जो तकसीम के बाद आया वो पाकिस्तान में आया। तो ये इसके घराने हैं पाकिस्तान के। उसमें सब में जो स्टाइल है तबला बजाने का वो डिफरेंट है। जैसे गाने में उनकी इस्ताइयाँ और उनके अलंकार और सब चीज़ें क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, ऐसे तबले में भी बजाने के डिफरेंट स्टाइल हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है और हमें क्लोजिंग की तरफ पढ़ना है। अदनान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सजावल भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। वेल नाजरीन, आपसे लेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। सिर्फ जाते जाते यही मैसेज है कि जिस तरीके से हम कहते रहते हैं कि माहौल को साफ़ रखें, माहौल की हिफाजत करें, अपने आसपास लोगों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, इसी तरीके से अपनी सकाफ़त, अपने मुल्क और अपने कल्चर को भी तवज्जो दें। वहाँ पर उनको भी आपकी ज़रूरत है। जिस तरीके से माहौल को ज़रूरत है और इंसानों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इस कल्चर को भी हमारी ज़रूरत है। वेल, कल तक के लिए एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हम मौजूद होंगे। वेल, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।